जिंदगी और मौत के बीच का फासला अक्सर एक सांस का होता है। हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस जद्दोजहद में निकाल देते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो, हमारे अपनों की उम्र लंबी हो। एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपना खून पसीना सिर्फ इसलिए बहा देता है कि ताकि उसका बच्चा एक ऐसी जिंदगी जी सके। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे पिता के बारे में सुना है जो देश के सबसे बड़ी अदालत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो और कहे कि मेरे बेटे को मरने की इजाजत दे दीजिए? एक पिता जिसने अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो खुद अपने बेटे की मौत के कागजात पर सिग्नेचर करने के लिए मजबूर क्यों हो गया? आज हम इस कहानी के तह तक जाने वाले हैं। वो कोई आम कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो हमारे सिस्टम, हमारी मेडिकल साइंस की हदों और एक मिडिल क्लास परिवार की बेबसी पर बहुत बड़े सवाल खड़ा करती है। ये कहानी है गाजियाबाद के रहने वाले 32 साल के हरीश राणा की। पिछले 11 सालों से हरीश एक ऐसी जेल में कैद है जिसकी दीवारें ईंट और पत्थर की नहीं बल्कि खुद का अपना शरीर है। हाल ही में 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक और दिल दहला देने वाला फैसला सुनाया है जिसने पूरे देश का ध्यान इस परिवार की तरफ खींच लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया की मंजूरी दे दी है। लेकिन इसके पीछे का जो 11 साल का संघर्ष है, जो दर्द है और जो रहस्य है, वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। आइए इस पूरे मामले को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं और उन सवालों के जवाब तलाशते हैं जो 2013 से आज तक दबे हुए हैं। कहानी शुरू होती है आज से करीब 12 साल पहले। साल 2013 का वो दौर था। हरीश राणा एक बेहद होनहार और सपनों से भरा हुआ नौजवान हुआ करते थे। वे सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उनके पिता अशोक राणा दिल्ली के एक प्राइवेट होटल में नौकरी किया करते थे। अशोक जी ने अपनी जिंदगी के 20 साल की जमा पूंजी लगाकर दिल्ली के महावीर एनक्लेव में एक छोटा सा घर खरीदा था। एक आम भारतीय परिवार की तरह इस घर में भी भविष्य को लेकर कई सपने बुने जा रहे थे। बेटा इंजीनियर बनेगा, घर की जिम्मेदारियां संभालेगा और बुढ़ापे में माता पिता का सहारा बनेगा। लेकिन फिर आता है 20 अगस्त 2013 का वो मनहूस दिन। ये कोई आम दिन नहीं था, ये रक्षाबंधन का दिन था। त्योहार का माहौल था। हरीश अपने कॉलेज से लौट रहे थे और तभी एक ऐसा हादसा होता है जिसने इस परिवार की पूरी दुनिया को एक झटके में उजाड़ कर रख दिया। हरीश अचानक एक इमारत की चौथी मंजिल से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर रुककर एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या ये वाकई सिर्फ एक हादसा था? जब कोई इंसान चौथी मंजिल से गिरता है तो उसके पीछे कई थ्योरीज निकल कर सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स और परिवार के करीबियों की बात पर अगर हम गौर करें तो इस बात का शक अधिक होता है कि हरीश खुद नीचे नहीं गिरे थे बल्कि उन्हें गिराया गया था। क्या ये कोई आपसी रंजिश थी? क्या कॉलेज का कोई विवाद था? ये वो सवाल है जो शायद उसी दिन उसी चौथी मंजिल से गिरकर हमेशा के लिए दफन हो गए। क्योंकि जब ये घटना घटी तो परिवार के सामने सबसे बड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि अपने खून से लथपथ बेटे की जान बचाना था। हरीश को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। जब डॉक्टरों ने उनकी जाँच की तो जो बात सामने आई वो किसी भी माता पिता के लिए मौत के फरमान से कम नहीं थी। चौथी मंजिल से गिरने की वजह से हरीश के सिर और रीढ़ की हड्डी में इतनी भयानक चोटें आई थी कि उनका पूरा नर्वस सिस्टम तबाह हो गया था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि ये 100% डिसेबिलिटी का केस है। हरीश कोमा में चले गए थे। उनका शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। वे न तो खुद से सांस ले सकते थे और न ही कुछ खा सकते थे, न बोल सकते थे और न ही किसी बात का जवाब दे सकते थे। उन्हें जिंदा रखने के लिए डॉक्टरों ने एक ट्यूब उनके गले में डाल दी जिसे श्वास नली कहते हैं ताकि वे सांस ले सके, और खाने पीने के लिए एक दूसरी ट्यूब नली उनके पेट में डाल दी गई। मेडिकल साइंस की भाषा में इस स्थिति को परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है। यानी इंसान तकनीकी रूप से जिंदा तो है, उसकी धड़कन चल रही है, लेकिन उसका दिमाग और शरीर एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा है। दोस्तों, हम और आप जब 1 या 2 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं तो पूरा घर परेशान हो जाता है। अब जरा उस माँ बाप के बारे में सोचिए जिन्हें अपने नौजवान बेटे के पिछले 11 साल से इस हालत में देखना पड़ रहा है। हर दिन उसी ट्यूब से खाना देना, हर दिन उसी मशीन के सहारे उन्हें सांस लेते हुए देखना। लेकिन अशोक राणा और उनकी पत्नी निर्मला देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। इलाज का खर्चा बढ़ने लगा। प्राइवेट अस्पतालों के बिल लाखों में आने लगे। एक प्राइवेट होटल में काम करने वाले
अशोक राणा के लिए ये सब कुछ संभालना नामुमकिन होता जा रहा था। और यहीं से शुरू होती है एक पिता के सबसे बड़े बलिदान की कहानी। अशोक राणा को अपने बेटे के इलाज के लिए अपना वो घर बेचना पड़ा जिसे उन्होंने 25 साल की पाई पाई जोड़कर दिल्ली के महावीर एनक्लेव में खरीदा था। घर बिक गया और ये परिवार दिल्ली से बेघर होकर गाजियाबाद शिफ्ट हो गया। पिछले 11 सालों में हरीश के इलाज पर अशोक राणा और निर्मला देवी ने करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। रिश्तेदारों ने शुरुआत में मदद की, लेकिन एक वक्त के बाद हर कोई अपने हाथ खींच लेता है। आज अशोक राणा की हालत क्या है यह जानने के लिए बहुत जरूरी है। आज अशोक राणा बुजुर्ग हो चुके हैं। उनके शरीर में अब वो ताकत नहीं बची है कि वे अपने 32 साल के बेटे के बेजान शरीर को उठा सके, उसे नहला सके या उसकी देखभाल कर सके। उनकी आमदनी के नाम पर उन्हें सिर्फ 4,000 रुपये की पेंशन मिलती है। जरा सोच कर देखिए, आज की इस महंगाई के दौर में 4,000 रुपये में क्या होता है। एक सामान्य घर का राशन तक नहीं आता है, तो 24 घंटे के मेडिकल सपोर्ट पर पड़े एक मरीज का खर्च कैसे उठाया जा सकता है। अपनी और अपने बेटे की सांस चलाए रखने के लिए आज इस उम्र में अशोक राणा गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में मौजूद क्रिकेट स्टेडियम के बाहर रिफ्रेशमेंट और फूड आइटम बेचते हैं। वो पिता जो कल तक अपने बेटे को एक बड़ा इंजीनियर बनते हुए देखना चाहता था, आज वो स्टेडियम के बाहर खड़े होकर छोटी मोटी चीजें बेच रहा है ताकि उसकी बेटे की मेडिकल ट्यूब का खर्च निकल सके। लेकिन इंसान की भी एक सीमा होती है। पैसा खत्म हो चुका था, शरीर जवाब दे चुका था और हरीश के ठीक होने की कोई भी मेडिकल उम्मीद बाकी नहीं थी। वे बस दर्द सह रहे थे और तब इन बुजुर्ग माता पिता ने वो फैसला लिया जो शायद दुनिया का कोई भी माँ बाप नहीं लेना चाहता है। उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि माय लॉर्ड, हम अपने बेटे को इस तरह तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकते। हमारे पास अब न तो पैसा है और न ही हिम्मत। कृपया हमारे बेटे को मरने की इजाजत दे दीजिए। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो यहाँ एक बहुत बड़ी कानूनी और संवैधानिक बहस खड़ी हो गई। हमारे देश में आत्महत्या करने या किसी की जान लेना गैर कानूनी है। ऐसे में इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेसिया को लेकर भारत का कानून क्या कहता है, यह समझना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। दुनिया भर में यूथेनेसिया मुख्य रूप से दो तरह का होता है। पहला एक्टिव यूथेनेसिया, जिसमें किसी लाइलाज मरीज को कोई ऐसा इंजेक्शन या दवा दी जाती है जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाए। यह भारत में पूरी तरह प्रतिबंधित और गैर कानूनी है। लेकिन दूसरा होता है पैसिव यूथेनेसिया। इसका मतलब है कि अगर कोई मरीज ऐसी स्थिति में है जहां उसे ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो ब्रेन डेड या सालों से वेजिटेटिव स्टेट में है और वे सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदा है, तो उस मेडिकल सपोर्ट को, उस वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को हटा लिया जाए ताकि प्रकृति अपना काम करे और इंसान को शांति से सम्मान के साथ मौत मिल सके। साल 2018 में अरुणा शानबाग केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त गाइडलाइन के साथ भारत में पैसिव यूथेनेसिया को कानूनी मान्यता दे दी थी। हरीश के माता पिता की मांग भी इसी पैसिव यूथेनेसिया को लेकर थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि हरीश के जीवन रक्षण के उपकरण को हटा लिया जाए। 11 मार्च 2026 ये वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस बेहद संवेदनशील मामले पर अपना फैसला सुनाया। जजों ने हरीश की मेडिकल रिपोर्ट देखी, डॉक्टरों के पैनल की राय ली और अशोक राणा की उस आर्थिक और मानसिक स्थिति को समझा जिससे वो पिछले 11 सालों से गुजर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ऐतिहासिक और भावुक फैसला देते हुए हरीश को पैसिव यूथेनेसिया की मंजूरी दे दी। लेकिन कोर्ट ने यह साफ किया कि यह प्रक्रिया बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एम्स को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एम्स को हरीश राणा को अपने अस्पताल में भर्ती करना होगा और एक सुयोजित योजना यानी एक प्रॉपर मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत धीरे धीरे उनके जीवन रक्षण उपकरणों को हटाना होगा। कोर्ट का यह फैसला इस बात को स्थापित करता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जिस तरह हमें सम्मान से जीने का अधिकार है, उसी तरह जब जीवन सिर्फ एक यातना बन जाए तो सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार इंसान के मौलिक अधिकारों का ही एक हिस्सा है। आज हरीश को कोर्ट से मुक्ति मिल गई है और बहुत ही जल्द उन्हें अपनी शारीरिक कैद से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन एक सवाल जो हमेशा हवा में तैरता रहेगा वो ये कि उन माता पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी जिस बेटे को उन्होंने इतने लाड़ प्यार से पाला। उसके जीवन रक्षक उपकरण को हटते हुए देखना उनके लिए कैसा होगा।
ये घटनाक्रम हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारे देश में हेल्थ केयर सिस्टम मिडिल क्लास के लिए कितना डरावना है। एक गंभीर बीमारी या हादसा कैसे किसी परिवार की दशकों से मेहनत को कुछ ही दिनों में सड़कों पर ला सकता है। अशोक राणा जैसे पिता को अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में जो संघर्ष करना पड़ रहा, क्या एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट में ऐसा होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि भारत में इच्छा मृत्यु कानून को और ज्यादा स्पष्ट और आसान बनाया जाना चाहिए ताकि ऐसे परिवारों को अदालतों के इतने लंबे चक्कर न काटने पड़े? और सबसे बड़ा सवाल, 20 अगस्त 2013 को उस चौथी मंजिल से हरीश गिरे थे या उन्हें गिराया गया था? इस सवाल का जवाब अब शायद कभी नहीं मिलेगा। इस पूरी घटनाक्रम पर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर और एक पिता के इस दर्दनाक संघर्ष पर आपकी क्या राय है? अब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मैं हूं नवनीत सूर्यवंशी और कैमरे के पीछे कोई नहीं है, क्योंकि मैं अकेला ही सब कुछ मैनेज करता हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, जल्द ही मैं अपना टीम भी बनाऊंगा। जय हिंद।